अब मैं शुरुआत करना चाहती हूँ क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द लास्ट पोर्शन इन क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन एक एडवाइस देना चाहती हूँ इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। इसमें ज्यादा कंसेप्ट हमें याद नहीं रखने, ज्यादा कुछ डेफिनेशंस नहीं है, बट ये जो सारे रीजन अराउंड 12 रीजन्स हैं, मैंने फोटोग्राफ्स यूज किए हैं, आप भी इंटरनेट यूज कीजिए, उनके फोटोग्राफ्स देखिए रीजन के, और उस रीजन को आप इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, तभी 12 रीजन में से आप हर एक रीजन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट? क्योंकि क्वेश्चन जब भी प्रीलिम में आएगा तब बहुत सारे लिस्ट में क्लाइमेटिक रीजन बताए होंगे, आप सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? तो वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स यूज किए हैं, आप भी उस फोटोग्राफ को देख के उस एरिया को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि ये रीजन कैसा होगा, राइट? क्लाइमेटिक कुछ 12 टाइप के क्लाइमेटिक रीजन्स बने हैं। वैसे हर एक जोग्राफर्स ने अलग अलग क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दी है, कोई पिन है, त्रिवर्थ है, थॉर्नवाइट है, सबके पैरामीटर्स अलग होते हैं। कोई सिर्फ मॉइस्चर और टेम्परेचर के पैरामीटर्स को लेके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देता है, कोई सिर्फ वेजिटेशन को पैरामीटर लेके क्लासिफिकेशन देता है। हमें जीएस में सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन करनी है, वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेजिटेशन, कोई पिन की। इस तरीके के पूरा वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन किया गया है। 12 पार्ट्स है। फर्स्ट इज इक्वेटोरियल रीजन, सेकेंड इज ए ट्रॉपिकल मानसून, थर्ड इज ए सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं उसको, स्टेपे या टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं उसको, और डेजर्ट, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। 7 मेडिटेरियन क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप, लॉरेंशियन टाइप, तैगा और टुंड्रा। फर्स्ट चलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेडोर के पास में आने वाले ये रीजन है। यहाँ पे साउथ अमेरिका में अमेजोन बेसिन के पास में है। इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे अफ्रीका में इस तरफ सेंटर में है, और पूरी इंडोनेशियन और जो हमारे इक्वेटोरियल आइलैंड्स है, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये सारे रीजन इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं, राइट? इक्वेटोरियल रीजन के अगर वेदर सिस्टम देखें, हम पहले ही देख चुके हैं, एक ही सीजन होती है पूरे साल में, राइट? क्योंकि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होता है, सन की डायरेक्ट सनलाइट पूरे साल आती है, एयर जो होती है वहां पे दोनों साइड से नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स और सदर्न ट्रेड विंड्स, उनका यहाँ पे जो है मर्जर होता है, जैसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स कहते हैं। यहाँ पे एयर का राइजिंग होगा, हर दोपहर को इस तरह की इंटेंस हीटिंग होती है, क्लाउड डेवलपमेंट होता है, हर शाम को यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में थ्रू आउट द ईयर एक ही सीजन होता है, राइट? बहुत ही हॉट एंड वेट क्लाइमेट यहाँ पर रहता है। कुछ वेजिटेशन इक्वेटोरियल रीजन की इस प्रकार होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट और वेट कंडीशन है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है इस रीजन की। यानी कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जिसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, उसके अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का मैं एरिया ले लूं, तो उसके अंदर इस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो वेजिटेशन के टाइप्स हो गया, स्पीसीज के नंबर्स हो गए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के स्पीसीज के जो नंबर हो गए, वो बहुत ही ज्यादा वैरायटी होगी, राइट? तो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ही ज्यादा एक तो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो ट्रीज होते हैं बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं एक दूसरे से, और ट्रीज जो होते हैं एक दूसरे से सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, बहुत ही नजदीक होता है, इसकी वजह एक दूसरे के साथ सनलाइट के लिए कंपटीशन करेंगे, और नीचे इस तरह की एपीफाइटिस जो होती है वो डेवलप होती है, और बहुत ही ज्यादा इस तरह के ट्री के ट्रंक्स पे जो है वो डेवलप होती है। ज्यादातर ये ट्रीज की टाइप्स होती है अबोनी, रोजवुड, महोगनी, रबर, इस टाइप की इक्वेटोरियल वेजिटेशन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इस तरह के ट्रीज होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई टॉल ये ट्रीज होते हैं, कैनोपी बहुत ही छोटी होती है, एक दूसरे से सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं ये। इनका जो ट्री के जो वुड है वो हार्डवुड होता है, और इसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन में लिम्बरिंग यानी वुड कटिंग इंडस्ट्री जो है वो अंडर डेवलप रहती है, क्योंकि वुड कटिंग इंडस्ट्री के लिए एक तो हार्डवुड जो होता है वो कट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, प्लस इतने ज्यादा टॉल ट्रीज, यानी उसको कट करने के बाद वो गिरेंगे, और उनका ट्रांसपोर्टेशन, इक्वेटोरियल रीजन में ट्रीज एक दूसरे बहुत ही नजदीक होते हैं, और उनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में लिम्बरिंग इंडस्ट्री या वुड कटिंग इंडस्ट्री अंडर डेवलप रहती है। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि बहुत ही ज्यादा इस इक्वेटोरियल रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है, और इसलिए लैंड की डिमांड बढ़ गई है, तो पूरे के पूरे सिलेक्टिव नहीं लेकिन पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो है वो कट किए जा रहे हैं। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो वर्ल्ड का लंग जिसे कहा जाता है, जिसे सबसे ज्यादा अर्थ को ऑक्सीजन दे रहा है, वो अमेजोन फॉरेस्ट भी कट हो रहा है, बिकॉज वहां पे रबर प्लांटेशन और ब्राजील में शुगर प्लांटेशन का जो है वो स्प्रेड होना है,
प्लस वहां पे ऑयल रिजर्व पाए गए, तो इसीलिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी जो है वो कट होता जा रहा है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो इक्वेडोर में लोकेटेड है, वहां पे एक नेशनल पार्क है, यासुनी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो है उसके नीचे जमीन में ऑयल के रिजर्व पाए गए। अभी इक्वेडोर इट्स नॉट दैट डेवलप्ड कंट्री, वेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसको ये अपनी इकोनॉमी के लिए उसे वो ऑयल रिजर्व चाहिए। लेकिन यासुनी नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यासुनी नेशनल पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है सिर्फ उतने नेशनल पार्क की, वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की बायोडाइवर्सिटी से भी ज्यादा है। और यहाँ पे 2 अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, यानी कि ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी जो आज तक हमारी बाहर की और मेन स्ट्रीम ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट में नहीं है, वैसी 2 ट्राइबल कम्युनिटी इस यासुनी पार्क में पाई जाती है। लेकिन इक्वेडोर ने इसके लिए जो है, जहां पे ये जब उसने कट करने की बात की तब इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, तब इक्वेडोर ने गवर्नमेंट ने ये कहा कि मुझे सभी डेवलप कंट्रीज या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मुझे इतने सब सर्टेन अमाउंट ऑफ बिलियंस डॉलर अगर मुझे दे दे तो फिर मैं ये फॉरेस्ट जो है वो कट नहीं करूंगा। बट जितने उसका स्टिपुलेटेड टाइम था उतने टाइम में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको डोनेट नहीं किया, उसके पास फाइनेंशियल एड आया नहीं, और शायद अब इक्वेडोर जो है वो यासुनी नेशनल पार्क को कट करना स्टार्ट कर देगा। इंडोनेशिया के भी जो भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो भी कट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी ऑयल पाम कल्टीवेशन। और इंडोनेशिया और मलेशिया इज वेरी गुड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल पाम, तो वहां पे उनके प्लांटेशन के लिए भी रेन फॉरेस्ट जो है वो कट हो रहे हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मैंने सोचा बहुत ही हॉट एंड वेट होता है, रोज बारिश होती है, बहुत ही मॉइस्चर होता है उस वेदर कंडीशन में, इसलिए मॉस्किटोज इंसेक्ट जो है उस वेदर में बहुत पाए जाते हैं। मलेरिया और ऐसे सारे डिसीज भी उस रीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अलग अलग ऐसी इक्वेटोरियल रीजन की कंट्री में अलग अलग कुछ प्रिमिटिव टाइप्स पाए जाते हैं। जैसे कॉन्गो के इस इक्वेटोरियल रीजन में ट्राइब्स रहते हैं जिसे पिग्मी कहते हैं। मलेशिया में ऐसे ट्राइब्स के नाम है सिमांग और ओरांग असली। फिलीपाइंस में ओरांग अकीटा एंड बोर्नियो आइलैंड जो इंडोनेशिया के पास है, उसमें जो ट्राइब्स हैं उसे कहते हैं डयाक्स। प्रीलिम 2013 क्वेश्चन ऑन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, which of the following is or are characteristics of equatorial forest? Traces of tall closely set trees with crown forming continuous canopy, right? sunlight बहुत ही कम इक्वेटोरियल रीजन में आती है, नीचे ग्राउंड पे, वहां पे जो टॉल ट्रीज हैं एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं, इतनी सनलाइट से वो फाइट करते हैं कि ग्राउंड पे सनलाइट जो है वो पहुंच नहीं पाती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दे हैव वेरी टॉल क्लोजली स्पेस ट्रीज। कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि बायोडाइवर्सिटी, राइट, वो बहुत ज्यादा होती है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपिफाइटिस, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी डी 1, 2, 3। दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं ये डेजर्ट, राइट। उसके पीछे के रीजन 2 है। एक रीजन ये है कि ये जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स के अंडर में होता है, और ट्रेड विंड्स यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जब ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं पूरे लैंड में से पास होके ये गुजरते हैं, इसलिए जब वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं उनके पास मॉइस्चर जो होता है बहुत ही कम रह जाता है, इसलिए वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो डेजर्टिक कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो फर्स्ट वो ट्रेड विंड्स का रीजन, इसलिए उनको ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं या ऑफशोर ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं। दूसरा रीजन कोल्ड करंट। कोल्ड करंट की वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट में डेसिकेटिंग इफेक्ट या ड्राइंग इफेक्ट होती है, जो बची कुछ भी जितने भी मॉइस्चर है वो भी ये ओशन करंट ड्राई कर देते हैं। जैसे कि कैलिफोर्नियन करंट, यहाँ पे कैलिफोर्निया में आए हुए मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट को ड्राइंग इफेक्ट देता है। पेरुवियन करंट टू अतकामा डेजर्ट, कैनरीज करंट टू सहारा डेजर्ट, बेंगुएला करंट टू नाबीब डेजर्ट एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट टू यहाँ पे जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पूरी डेजर्ट है उनको ड्राइंग इफेक्ट देता है। दिस आर द 2 रीजन कि वहां पे वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स डेवलप हुए हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट जैसे हमें पता है डेजर्ट कंडीशन में बहुत ही अरिड और ड्राई सिचुएशन होती है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी होती है, राइट, बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होता है, और वेजिटेशन इसलिए पूरी ज़ेरोफाइटिक जो है वेजिटेशन रहती है। लो पॉपुलेशन होती है। अफ्रीका के रीजन में एक मागरेब रीजन है जो सहारा में से पास होता है, पूरा हॉरिजॉन्टल एरिया है। इस एरिया में बहुत ही ज्यादा हाई पॉवर्टी है इस ट्रॉपिकल डेजर्ट में। जो भी अफ्रीका में हम देखते हैं कि लो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी या हाई इन्फांट मोर्टेलिटी जो भी अफ्रीका में, वो इस मागरेब रीजन में पाई जाती है।
अलग अलग ट्राइब्स जो इस रीजन में रहते हैं। सहारा में ट्राइब्स रहते हैं, उसे तोरेक कहते हैं। अरेबिया में बेदुइन्स नाम के ट्राइब्स रहते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट में। कलहारी डेजर्ट में हॉटेंटॉस डेजर्ट रहता है, ट्राइब्स रहता है। दूसरा टाइप है क्लाइमेटिक रीजन, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल हमारे डेजर्ट्स है उससे ऊपर। ये जो येलो रीजन है वो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है। इन डेजर्ट के बनने की वजह यह है कि ये लैंडमास के काफी इंटीरियर में है, यानी जो भी लैंड रेन बियरिंग विंड्स जो कोस्टल एरिया से आते हैं वो जब लैंड में आते हैं तब वहां पे कोस्टल एरिया में सबसे पहले बारिश दे देते हैं, और जब वो इंटीरियर लैंड तक पहुंचते हैं उनकी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, राइट। अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वही विंड रेनफॉल दे पाती है जो वाटर बॉडी से पास होता है, राइट। क्योंकि वाटर बॉडी से पास होंगे उनकी मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि फास्ट मूविंग विंड इवोपरेशन को एक्सेलरेट करता है, मॉइस्चर को एक्सेप्ट करेंगे और लैंड के साइड पे मूव करेंगे। तो ये जो इंटीरियर में जो भी कुछ सिचुएशन है उसकी वजह से वो विंड वहां पे पहुंच नहीं पाते, मॉइस्चर पहुंच नहीं पाती। प्लस कई बार ये होता है कि ये लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन है, यानी कि ओरोग्राफिक कंडीशन में यहाँ पे विंड की माउंटेन की विंडवर्ड साइड पे यहाँ पे बारिश हो जाएगी, लेकिन लीवर्ड साइड पे अरिड कंडीशन रहेगी, ड्राई कंडीशन रहेगी। तो उस कंडीशन में भी इस तरह के कॉन्टिनेंटल डेजर्ट बनते हैं। विथ एग्जाम्पल हम देखते हैं, चाइना में है गोबी डेजर्ट, ओडोस डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, यहाँ सेंट्रल चाइना में ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। क्योंकि चाइना में ये होता है कि जो ऊपर से या जिस पोजीशन से नीचे से विंड्स आते हैं जो रेनफॉल लाते हैं, यानी कि ओशन से आते होंगे या यहाँ ऊपर से आते होंगे, उसमें ये होता है कि ये जो तियान शान और अल्तुन शान माउंटेन रेंजेस है, साउथ साइबेरिया से जो ये जो विंड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे उसकी विंडवर्ड साइड पे स्नोफॉल करेंगे, अल्तुन शान की विंडवर्ड साइड पे करेंगे। लेकिन ये जो रीजन है वो लीवर्ड साइड पे हो जाएगा, रेन शेडो रीजन बन जाएगा। प्लस समर सीजन में जो सदर्न साइड से विंड्स आते हैं ओशन में से, वो भी विंड जो है वो यहाँ तक सभी रीजन में दे पाएंगे। यहाँ तक पहुंचने तक उनके पास मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, और इसीलिए ये बीच का जो चाइना का रीजन है वो डेजर्टिक बन जाता है, राइट। ओडोस डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट। साउथ अमेरिका में ऐसा डेजर्ट है पैटागोनिया डेजर्ट। यहाँ पे इंडीज है, इंडीज रेंज में पास होने वाले विंड्स यहाँ पे उसकी विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल देते हैं, और पैटागोनिया ये जो रीजन है वो रेन शेडो रीजन बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल डेजर्ट जो है डेवलप होता है। कुछ डेजर्ट्स के नाम है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने रूम पे इसे लोकेट कीजिए। वेर इज द नेगेव डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, अतकामा डेजर्ट, टकलामकान, रुबल खाली, दस्ते काविर, दस्ते लूथ, नूबियन डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, सिप्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। लोकेट इन योर एटलस एट योर होम। अब और क्लाइमेटिक रीजन है जिसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। यहाँ पे फिगर में कुछ करेक्शन है, जो एरो है वही सिर्फ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन है, नॉट द ऑल ब्लू वन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को पार्कलैंड टोपोग्राफी या बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। यहाँ पे अगर बीच में देखे ये जो रीजन थे वो इक्वेटोरियल रीजन थे, और ऊपर है सहारा, यहाँ पे डेजर्ट है। यानी कि डेजर्ट और इक्वेटोरियल रीजन के बीच के ये रीजन है, बीच के ये ट्रांजिशन जोन है। यानी कि इक्वेटोरियल रीजन से यहाँ पे कम बारिश हो रही है, बट डेजर्टिक रीजन से यहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, राइट। ये डेजर्ट और इक्वेटोर के बीच के रीजन है। लोकेशन उन्हें एग्जैक्टली देखते हैं, साउथ अमेरिका में बीच में ये अमेजॉन बेसिन है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसे लानोस कहते हैं, और ईस्टर्न साइड पे कंपोज नाम का ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सवाना यानी अफ्रीका में ये बीच के इक्वेटर रीजन के सराउंडिंग रीजन में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, और अफ्रीका में उसे सवाना रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी वो रीजन जो आप जनरली डिस्कवरी वाइल्ड देखेंगे, और जो वहां पे जो वाइल्ड लाइफ दिखाई जाती है वो जनरली इस सवाना रीजन से ली जाती है। सवाना रीजन में सबसे पहले उनकी वेदर कंडीशन देखेंगे तो इक्वेटर रीजन से यहाँ पे कम बारिश होती है, मॉडरेट बारिश होती है, और डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होती है। यानी उनका रेनफॉल कुछ महीनों तक कन्फाइंड रहता है, और एक सीजन या पूरे एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे रेनफॉल जरा भी नहीं होती, जैसे इंडिया में होता है, राइट। हमें रेनफॉल सिर्फ 4 मंथ्स में होती है, उसके अलावा हमारी सीजन ड्राई रहती है। तो इसी तरह की डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन ट्रॉपिकल ग्रास में पाई जाती है। वहां पे जो ग्रास रहते हैं वेरी टॉल, उन्हें एलिफेंट ग्रासेस भी कहा जाता है। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही स्टंटेड होता है, उनके कैनोपी बहुत ज्यादा नहीं होती, और बहुत ही डिस्पर्सली
बहुत ही कम स्कैटर्ड ये ट्रीज देखने को मिलते हैं, राइट। उनके बीच में एक्चुअली ग्रास और ट्री के बीच में हमेशा कंपटीशन लगी रहती है कि कौन ज्यादा एरिया कवर करे। और ग्रासलैंड क्या करते हैं, ग्रासेस जो है वो समर सीजन में अपने आप को फायर करता है, एक दूसरे के साथ वो जो कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से ग्रासेस में फायर होती है इन द समर ड्राई सीजन। और उसी की वजह से जब ग्रासेस में फायर होती है, जो ट्रीज के जो सीड्स होते हैं जर्मिनेट होने के लिए जो लैंड पर होते हैं वो जो होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। और इसी तरह ग्रासेस जो है वो ट्री के ग्रोथ को लिमिट करते हैं। ये जो ग्रासेस होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होते, राइट, लेकिन दे कैन हैव अ डोरमेंट क्वालिटी, यानी कि ये जो ग्रासेस होते हैं वो ड्राई सीजन में डोरमेंट हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और फिर जब वेट सीजन आएगा तो फिर से वो ग्रीन हो जाएंगे, फिर से अलाइव हो जाएंगे। तो ये ग्रासेस की यूनिक प्रॉपर्टी है। इस रीजन में आप देख सकते हैं कि हमने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में देखा था ट्रीज बहुत ही काफी एक दूसरे से बहुत ही नजदीक थे, क्लोजी स्पेस थे। यहाँ पे ट्रीज एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बहुत ही लार्ज कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइट, जिराफ, एलिफेंट्स, लायंस। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटे एनिमल्स की स्पीसीज रहती है, मंकीज, स्क्विरल्स, स्नेक्स, बर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबा मैदान है, बड़ा मैदान है, तो दे कैन हैव वेरी लार्ज एनिमल्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की एक और खासियत है उसके ट्रीज की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये जो ट्री होती है उनकी ट्रंक बहुत ही ज्यादा वाइड होती है और यहाँ पे उनकी कैनोपीज बहुत ही कम होती है। ये ट्रंक जो वाइड है उसमें वो लोग ये जो ड्राई कंडीशन में ये ट्रीज वाटर को स्टोर करती है और इसीलिए उस ट्रीज को बाओब ट्रंक्स कहते हैं, आब यानी वाटर। तो ड्राई सीजन में पानी को स्टोर करने के लिए ट्रॉपिकल ग्रास में कुछ इस तरह की वेजिटेशन ट्रीज जो है डेवलप होती है। ऐसी ट्रीज की एक स्पेसी अकासिया ट्रीज जो सवाना और ट्रॉपिकल ग्रास में पाई जाती है। ग्रासेस के भी रूट्स बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत ही डीप तक वो स्प्रेड होते हैं, बिकॉज उनको ड्राई सीजन में सर्वाइव करना है, राइट। अलग अलग ग्रासेस को अलग अलग कंट्री में अलग नाम देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ग्रासेस की स्पीसीज है माली, मुल्का, स्पिनिफेक्स टाइप के ग्रासेस। ट्रॉपिकल ग्रास में जैसे बताया कि ये पूरा अफ्रीका, जब यूरोपियन टाइम में जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था तब यूरोपियन जो थे वो अफ्रीका में आके इस तरह के जो एनिमल्स थे कार्निवोरस उनका शिकार करते थे और दैट इज वाई सवाना रीजन को बिग गेम कंट्री कहते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, केनिया में ऐसे ट्राइब रहते हैं जिसे मसाई कहते हैं। नाइजीरिया में ऐसे ट्राइब है हौसा और एबो ट्राइब्स। सो दिस वाज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना रीजन। Prelim 2012 question: Which one of the following characteristic of climate of tropical savanna region? Rainfall throughout the year. Wrong. Because distinct wet and dry season है. Rainfall in winter only. नहीं, जो rainfall होती है वो समर में होती है, not in the winter. An extremely short dry season या a definite dry and wet season. So the answer is D. A definite dry and wet season. उसके कंपेयर में अब हम चलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑब्वियसली टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है। जो यूएसए में लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, उस टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं। जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है यहाँ पे उसे पंपास कहते हैं। सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, इट इज अप टू हंगेरी, उसे स्टेपे रीजन कहते हैं। और अफ्रीका में जिसे जो टेम्परेट ग्रासलैंड लोकेटेड है उसे फेल्ट कहते हैं। ये वी है लेकिन इट्स प्रोनाउंस एज एफ, फेल्ट, फेल्ट यानी फील्ड। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसे डाउन्स कहते हैं। लेट्स सी, टेम्परेट ग्रासलैंड ये परफेक्ट ग्रासलैंड्स होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज ऑलमोस्ट नील होती है। शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, वेरी न्यूट्रिशियस ग्रासेस। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ग्रासेस थे वो काफी कोआर्स होते थे, दे आर नॉट यूजफुल फॉर एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रेयरिंग। टेम्परेट ग्रासलैंड के जो ग्रासेस है, नेचुरल ग्रास है, वेरी न्यूट्रिशियस और इसीलिए सारे मोस्टली अगर हम देखेंगे टेम्परेट रीजन में तो एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रेयरिंग, डेयरी, ये सब सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। यहाँ पे आज अगर हम देखें तो ज्यादातर टेम्परेट ग्रासलैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्पेशली अगर हम प्रेरीज के बारे में देखें यूएसए के, यूएसए में एग्रीकल्चर को जिस तरह से होता है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं क्योंकि एक ही फार्मर के अंडर में बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड एक फार्मर के अंडर में होता है और यहाँ पे एक हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है।
इवन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए एरोप्लेन्स फ्लाई किया जाता है। इतने बड़े लैंड्स के फार्म लैंड्स होते हैं और इसीलिए उनका प्रोडक्शन भी, एक फार्मर के अंडर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा टन्स, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ट्रक्स में उन्हें ले जाया जाएगा। इसीलिए इस फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग कहते हैं, राइट। पर पर्सन अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी देखें तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक फार्मर के अंदर में लैंड है। लेकिन पर एकड़ अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी देखें तो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े लैंड में इंटेंसिव फार्मिंग नहीं की जाती, राइट। प्रेरीज ऑफ यूएसए के प्रेरीज में व्हीट, कॉटन और मेज की कल्टीवेशन होती है। हमने पहले भी देखा था कि इनमें से जो व्हीट का कल्टीवेशन होता है, दे आर जनरली नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वो एनिमल को जो है फीड किया जाता है, एनिमल को फैटनिंग की जाती है और वो सारे एनिमल्स, उनको मेज खिलाने के बाद, फैटनिंग होने के बाद उन्हें इस ग्रेट लेक रीजन में भेजा जाता है नियर शिकागो, और वहां पे उनकी स्लॉटरिंग होती है, मीट पैकिंग एंड मीट एक्सपोर्ट होता है। स्टेपे रीजन ऑफ एशिया, ये पूरा सेंट्रल एशिया में रीजन है। यहाँ पे यूरोप में वो हंगेरी तक, हंगेरी जो कंट्री है वहां तक वो एक्सटेंडेड है और हंगेरी में उसे पुस्टास कहते हैं। स्टेपे में व्हीट कल्टीवेशन होता है और इसे कहते हैं व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक कलर की है। इट इज नॉट सेम एज अवर डेक्कन प्लेट्यू। हमारे डेक्कन प्लेट्यू में जो लावा प्लेट्यू है उसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो ब्लैक है। यहाँ पे ये रीजन नहीं है, यहाँ पे उसके नीचे के रॉक्स कुछ यूनिकली डेवलप हुए हैं और ब्लैक कलर के हैं, इसीलिए ये रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल है और इसीलिए उसे ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। इस रीजन में शुगर जो है वो शुगर बीट से प्रोड्यूस की जाती है। अब शुगर जो हमारे यहाँ शुगर कैन से प्रोड्यूस होती है, वो शुगर कैन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि वो ट्रॉपिकल रीजन में जो है उसका कल्टीवेशन हो सकता है। और शुगर कैन की ये खासियत होती है कि उसको जितने ह्यूमिड कंडीशन मिले, यानी जितना कोस्टल रीजन में अगर हम शुगर कैन का प्लांटेशन करें उतनी ज्यादा उसमें सुक्रोज कंटेंट होती है, राइट। अगर हम नॉर्थ इंडिया की हमारे शुगर केन को लें और उसके अंदर जो स्वीटनेस है उससे ज्यादा स्वीटनेस हमारे साउथ इंडिया की जो शुगर कैन है ब्लैक कलर की जो आती है उसमें ज्यादा सुक्रोज कंटेंट है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशन। तो इसीलिए ये रीजन पूरा इनलैंड रीजन है और टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे शुगर कैन कल्टीवेशन नहीं हो सकता। और ये पूरा रीजन जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज पे शुगर के लिए इम्पोर्ट में डिपेंडेंट रहता था। लेकिन फिर उन्होंने डेवलप की शुगर फ्रॉम शुगर बीट, राइट, और टू लेसन दर बर्डन ऑफ इम्पोर्ट। तो आज ये कंट्रीज शुगर बीट से शुगर बनाते हैं। साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट रीजन ये है पंपास, ये अर्जेंटीना और एक छोटा सा कंट्री उरुग्वे वहां पे स्प्रेडेड है। यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ये टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे एनिमल रेंचिंग या एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे सबसे मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे एक नेचुरल ग्रास पाया जाता है अल्फा अल्फा, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास। और अर्जेंटीना में व्हीट कल्टीवेशन भी होती है और अर्जेंटीना इज नोन फॉर इट्स व्हीट एक्सपोर्ट्स। अर्जेंटीना की यहाँ पे कैपिटल सिटी है ब्यूनो एरिस और ऊपर उरुग्वे की कैपिटल सिटी है मोंटेविडियो। बोथ आर नोन फॉर मीट एंड डेयरी एक्सपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड जनरली लाइफ स्टॉक रेयरिंग और व्हीट कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने रिवर्स बताए थे तब बताया था मुरे डार्लिंग बेसिन। यहाँ पे मुरे डार्लिंग बेसिन था और यहीं पे है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भी एनिमल रेयरिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। ऑस्ट्रेलिया में शीप और कैटल की रेयरिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया की मैरिनो शीप और उसका वुल फेमस है, राइट, वो इस रीजन में उनकी जो है रेयरिंग होती है। न्यूजीलैंड में एक कैंटरबरी प्लेन है, वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड है और वहां पे शिप रेयरिंग होती है। फेल्ट ऑफ अफ्रीका, फेल्ट एक डच वर्ड है जिसका मीनिंग फील्ड है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहुत ही छोटे एरिया में ये फेल्ट लोकेटेड है। वन इज द हाई फील्ड एंड वन इज ए लो फील्ड। हाई फील्ड थोड़ा अपलैंड रीजन है और लो फील्ड उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। हाई फील्ड में से दो रिवर्स इस रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती है। वन इज वेस्ट फ्लोइंग ऑरेंज रिवर एंड वन इज द ईस्ट फ्लोइंग लिम्पोपो रिवर। फेल्ट में भी यहाँ पे एनिमल रियरिंग होती है, शिप रियरिंग होती है और यहाँ पे एक यूनिक गोट होती है, उनकी रियरिंग होती है अगोरा गोट। उस अगोरा गोट के हेड जो है वो वुल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज द फेल्ट। और ये जो थे वो टेम्परेट ग्रासलैंड थे। टेम्परेट ग्रासलैंड में जैसे हमने देखा कि वहां पे एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा, डेयरी प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। अब है ट्रॉपिकल मानसून रीजन जो यहाँ पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजील और यहाँ पे
ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजील, और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में डेवलप है नियर गल्फ ऑफ गिनी। इसी तरह की मानसून सिस्टम डेवलप्ड है, राइट। ट्रॉपिकल मानसून यानी मानसून किस वजह से आता है? मानसून होना यानी कि विंड्स का रिवर्सल होना, राइट। हमारे जो ट्रॉपिकल मानसून रीजन है वहां पे सेम विंड के जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होती। हमने देखा था कि जब समर सीजन होती है ITCZ भी जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है, क्योंकि समर सीजन में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जो है नॉर्थवर्ड होती है, तो उसको कैच करने के लिए ITCZ भी नॉर्थवर्ड मूव करता है, राइट। और विंटर सीजन में जब सन सदर्न साइड पे मूव करेगा ITCZ भी सदर्न साइड पे मूव करेगा, और इस ITCZ की मूवमेंट की वजह से सारी प्रेशर सिस्टम और विंड सिस्टम भी मूव करती है। इसलिए इंडियन मानसून कुछ इस तरह से डेवलप होता है कि यहाँ पे नीचे जुलाई में या समर में अगर हम देखें तो सन नॉर्दर्न साइड पे मूव हो चुका है, ITCZ ऊपर तिब्बत तक यहाँ पे मूव करता है, और इसी की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का ज्यादातर पोर्शन सदर्न ट्रेड विंड्स के नीचे आता है, यानी सदर्न ट्रेड विंड्स जो यहाँ से वेस्टर्न टू यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट यानी साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं। विंटर सीजन में अगर हम ऊपर के डायग्राम में देखें जनवरी ITCZ नीचे मूव कर चुका है, बिकॉज सन भी नीचे सदर्न साइड में मूव करता है, उसे कैच करने के लिए ITCZ नीचे मूव करता है, और उसकी वजह से इंडिया जो है अब नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स के अंदर आता है जो नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, राइट। तो इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ITCZ कि इंडिया जो है वो अलग अलग डायरेक्शन वाले विंड्स के नीचे आता है सीजन टू सीजन, ना कि एक ही विंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह की जो भी वेदर कंडीशन बनती है उसे ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं। ट्रॉपिकल मानसून सीजन में भी वेदर कंडीशन में होता है कि डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होती है, रेनफॉल कुछ ही महीनों तक लिमिटेड होता है, और इसीलिए फ्लड और ड्रॉट के जो है चांसेस रहते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से ट्रॉपिकल मानसून एरिया ज्यादा वेट होता है, क्योंकि वहां पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल सवाना रीजन में होती है उससे ज्यादा रेनफॉल जो है ट्रॉपिकल मानसून रीजन में होती है, और इसीलिए आप वेजिटेशन में भी डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रीज जो है उनकी जो नंबर से ज्यादा है कंपेयर टू सवाना रीजन। हमारे यहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं दे आर जनरली हार्डवुड ट्रीज। हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे ट्रीज जो ट्रॉपिकल मानसून रीजन में जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई सीजन में अपने सारे लीव्स शेड कर देते हैं, दे लुक एज अ बैड। तो इस तरीके के जो ट्रीज है उसे डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि वो साल में हर जब भी हम देखें वो ग्रीन नजर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन ट्रीज में शेडिंग नहीं होती, उन ट्रीज में भी शेडिंग होती है, लेकिन उनका साइक्लिक शेडिंग होती है, क्योंकि वहां पे पूरे साल बारिश होती है, इसीलिए उनका शेडिंग और नए लीव्स का आना एक ही साथ होता है। कुछ लीव्स शेड करेंगे, कुछ लीव्स नए आएंगे, इसीलिए वो जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो हमें पूरे साल में ग्रीन नजर आता है। लेकिन हमारे ट्रॉपिकल मानसून का रेनफॉल या वेट सीजन कुछ ही महीनों तक है, उसके बाद के कुछ टाइम पीरियड पूरा ड्राई रहता है, और इसीलिए पूरे उस ड्राई सीजन को सर्वाइव करने के लिए ट्रॉपिकल मानसून के ट्रीज जो है वो ड्राई सीजन अपने जो लीव्स है उसे शेड कर देते हैं, और इसीलिए ऐसे ट्रीज को डेसिड्यूस ट्रीज कहते हैं। जनरली इसके दो स्पेसीज है, साल एंड टीक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा साल जो है वुड पाया जाता है, और म्यांमार में ज्यादातर टीक ट्रीज पाई जाती है, राइट। ये ट्रीज भी हमारी हार्डवुड ट्रीज हैं, उनको कटिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट्स हार्ड, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा क्लोजली स्पेस नहीं होते, और इसलिए यहाँ पे हमारे साल और टीक दोनों ही वुड कटिंग इंडस्ट्री में फर्नीचर में यूज होता है। ट्रॉपिकल मानसून का एग्रीकल्चर, इससे कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर या सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमारे रीजन में होता है, इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटे लैंड को भी इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, कोई भी एक भी छोटा सा पोर्शन भी छोड़ा नहीं जाता, और उसे भी हम कल्टीवेट करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस रीजन में होता है सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, यानी कि एक फार्मर के अंदर इतना छोटा फार्मलैंड होता है कि उसका प्रोडक्शन सिर्फ उसकी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को सब्सिडेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारे ये जो ट्रॉपिकल रीजन जो है ज्यादातर ट्रॉपिकल मानसून रीजन, दे आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड, डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और इसकी वजह से एक फार्मर के अंडर पे बहुत ही फार्म होल्डिंग बहुत ही कम होती है, लेकिन पर पर्सन हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि बहुत ही इंटेंसिवली एग्रीकल्चर होता है। और
सॉरी पर पर्सन जो है प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि उनके पास लैंड ही बहुत कम है, लेकिन पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कि बहुत ही इंटेंसिवली एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। क्रॉप्स है हमारे राइस, शुगर कैन, जूट, कॉटन, इंडिगो, स्पाइसेस, ये सारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं जो ट्रॉपिकल मानसून रीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। ट्रॉपिकल मानसून में एक अलग टाइप की एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो पाई जाती है, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जूम कल्टीवेशन कही जाती है। इस टाइप की एग्रीकल्चर जनरली ट्राइबल एरिया में या हिली रीजन में जो ट्राइब्स रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जूम कल्टीवेशन में ये होता है कि जो ट्राइबल छोटी छोटी कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करते हैं कि हिली रीजन में कुछ एरिया में फॉरेस्ट जो होता है उसे जो है वो क्लियर कर देते हैं, उन्हें बर्न कर देते हैं और उसके बाद ये क्लियर लैंड में वो कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अलग अलग डाइवर्स क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं। फिर जब इस एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाएगी वो इस लैंड को अबैंडन कर देंगे और दूसरे पैच को क्लियर करेंगे, राइट। तो उनकी एक तरह की पूरी साइकिल होती है, उसे जूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। उसके अगेंस्ट में ज्यादातर हम बुक्स में बहुत पढ़ते हैं कि जूम कल्टीवेशन इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट क्योंकि उससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं दे क्लियर द फॉरेस्ट और इसीलिए जूम कल्टीवेशन को रोका जाना चाहिए। हम ये भी पढ़ते हैं कि जब भी ये फॉरेस्ट लैंड क्लियर होगा तो जो रेनफॉल होगी तो रन ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि सॉइल का इरोजन ज्यादा बढ़ जाएगा और ट्रीज की होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा था वो नहीं होगा और ड्राई सीजन में हमें वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए भी जूम कल्टीवेशन को कम करना चाहिए। प्लस इस तरह के फॉरेस्ट लैंड को बर्न करने से बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए स्लैश एंड बर्न इज नॉट गुड। और उसके फेवर में इससे भी ज्यादा पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जूम कल्टीवेशन जो ट्राइबल कम्युनिटीज करती है इट इज कम्प्लीटली इन टैंडम विद द नेचर, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो फॉरेस्ट सिर्फ टेम्पररी वहां पे क्लियर होता है। जैसे भी वो वहां पे उसको लैंड को अबैंडन करते हैं उसके बाद उसी एरिया में नेचुरली फिर से फॉरेस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है इसे टेम्पररी, राइट। उनकी एक साइकिल होती है पूरी 10 ईयर की, वो 10 साल के बाद ही उस पूरे एरिया में उस पैच में वो वापस आएंगे। प्लस ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो जो लैंड को क्लियर करते हैं और वहां पे जो भी वो एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते, वो कोई भी पेस्टिसाइड या वहां पे कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी ये जो सॉइल का जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज उस लैंड पे जिस पैच को उनको कवर करना है उनके ट्रीज को कट करते हैं, फिर उन्हीं ट्रीज को वहीं पे उस लैंड पे सन के नीचे ड्राई होने के लिए रहने देते हैं और इसी वजह से जो सन ड्राइड वुड हो जाता है बहुत ही ड्राई, उसके बाद उसको बर्न करते हैं और उसकी वजह से उस वुड में से पोटाश जो होता है वो लैंड को नीचे मिल जाता है, राइट। और फिर वो लोग वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। उनकी एग्रीकल्चर में भी मल्टीपल क्रॉप्स वो यूज करते हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स यूज करते हैं और उसकी वजह से सॉइल को जो इफेक्ट होता है उसकी न्यूट्रिशन अगर डिमिनिश होते हैं वो नहीं हो पाते और जैसे ही वो अबैंडन करते हैं वहां पे फॉरेस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। अगर हम उसकी जगह पे सेटल एग्रीकल्चर करें यानी रबर प्लांटेशन या पाइनएप्पल का प्लांटेशन या ऑल पाम प्लांटेशन, तो वहां पे होगा यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और फिर वो लैंड कभी भी फॉरेस्ट में रीजनरेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए जो मोनोकल्चर है या इस तरह का सेटल एग्रीकल्चर है उससे तो अच्छा है जूम कल्टीवेशन, बिकॉज इट कंप्लीट टेंडम विद द एनवायरमेंट, राइट। वो एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो शायद बेस में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट जूम कल्टीवेशन, इट इज गुड और बैड, तो हम दोनों ही तरफ से इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट, टू मेक अ बैलेंस आंसर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम अलग अलग रीजन में दिए गए हैं। मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लडांग कहते हैं। इन म्यांमार इट इज कॉल्ड एज तोंग्या। थाईलैंड इट इज कॉल्ड एज तमराई। फिलीपाइंस इज कॉल्ड एज केगिन और जावा में उसे हुमा कहते हैं। श्रीलंका में चेना और अफ्रीका में मिल्पा कहते हैं। आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम से मैं मेडिटेरियन रीजन को स्टार्ट करूंगा।